Number 28 to 30 will be taken up together. That is the general budget. Shri Yashwant Sinha. Thank you, sir. For a moment, I thought that this moment will never come. But I am very happy, as I am sure the leader of the House is, that we have got this opportunity in this House to discuss the annual budget. Sir, let me start by saying that I have great respect for the Honorable Finance Minister, and I congratulate him also for finding a way out of the impasse in which the House was. And therefore, when I speak on the budget and say things which may not be very palatable, he'll kindly forgive me, because there is nothing personal in this, as they say. Sir, let me start with the good news first. The good news is that toy balloons have become cheaper. वित्त मंत्री जी ने जो रियायतें दी हैं, उसके चलते बच्चों के लिए बलून सस्ते हो गए, गुब्बारे, हाँ, और इसलिए गांव में जब एक गरीब बच्चा अपने इंदिरा आवास में बैठा होगा और राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत जल रहे बल्ब नहीं जल रहा होगा, अंधेरा जल रहा होगा, और वो सोचेगा कि कभी शहर जाने का मौका मिलेगा तो उसको राजीव आवास योजना के अंतर्गत शायद वहां पर भी घर मिल जाए, जिस पर वो जवाहरलाल नेहरू मार्ग से होते हुए पहुंचेगा और भूख से जब वो बिलखता होगा तो उसकी मां उसको कहेगी, बच्चा चुप हो जाओ, तुमको मैं रोटी तो नहीं दे सकती हूं लेकिन गुब्बारा दे सकती हूं। तो ये अच्छी खबर है इस बजट की। बाकी जो चीजें हैं उसके बारे में मैं आपके सामने अभी अपनी बात रखूंगा। हर बजट आप जैसा जानते हैं उपाध्यक्ष महोदय, वह जो उस समय की आर्थिक स्थिति होती है, जो संकट होता है, जो चुनौतियां होती हैं, उसके संदर्भ में वह बजट बनाया जाता है और उस बजट में उसका जिक्र होता है। इस साल भी वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में उन चुनौतियों का जिक्र किया है और मैं सदन को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि उन्होंने जिन 3 चुनौतियों का जिक्र किया है, वो चुनौतियां उनके बजट भाषण के अनुसार क्या हैं। उन्होंने कहा है कि द फर्स्ट चैलेंज बिफोर अस इज टू क्विकली रिवर्ट टू द हाई जीडीपी ग्रोथ पाथ ऑफ 9% and then go on to achieve a double-digit growth. ये पहली चुनौती है। दूसरी चुनौती जो है वो है to make development more inclusive, और तीसरी चुनौती जो उनके सामने थी, जैसा उन्होंने जिक्र किया है, वह है the weaknesses in government systems, structures and institutions, and removing the bottleneck in our public delivery.
डिलीवरी मैकेनिज्म्स, ये इन 3 चुनौतियों का जिक्र उन्होंने किया है। इन 3 चुनौतियों में महंगाई की चुनौती का जिक्र उन्होंने नहीं किया। महंगाई की चुनौती वित्त मंत्री जी के ध्यान में कैसे थी? मैं कहना चाहता हूं सदन के सामने कि उन्होंने शुरू में ही पैराग्राफ 3 में कहा है, पिछले साल का जब वो बजट जुलाई के महीने में पेश कर रहे थे, उसमें उन्होंने कहा है कि एट होम देयर वाज एडेड अनसर्टेनिटी ऑन अकाउंट ऑफ द डिलेड एंड सब नॉर्मल साउथ वेस्ट मॉनसून which had undermined the kharif crop in the country. There were concerns about production and prices of food items and its possible repercussions on the growth of rural demand. कृपया नोट किया जाए इस बात को कि there were concerns about the production and prices of food items and its possible repercussions on the growth of rural demand. लेकिन पैराग्राफ 4 में पहले ही वाक्य में उन्होंने कहा है, टुडे एज आई स्टैंड बिफोर यू आई कैन से विथ कॉन्फिडेंस दैट वी हैव वेदर्ड दीज क्राइसिस समाप्त हो गया। महंगाई की जो चुनौती थी वह समाप्त हो गई, खत्म हो गई। और माफ कीजिएगा उपसभापति महोदय, जब महंगाई की चुनौती ही नहीं है तो महंगाई से निपटने का सवाल कैसे करें? जब समस्या ही नहीं है तो कोई समस्या क्रिएट करके तो नहीं उससे निपटेगा ना। समस्या नहीं है सरकार की। इसलिए 29 पेज के भाषण में फूड आइटम्स की कीमतों के बारे में इस जिक्र के अलावा मुझे कोई दूसरा जिक्र नहीं मिला। अब आप देखिए, उपसभापति महोदय, कि हम सब जानते हैं उसके एक दिन पहले उन्होंने ये आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे हमारे सामने रखा था और उस इकोनॉमिक सर्वे में बहुत चतुराई के साथ एक बात लिखी हुई है इन्फ्लेशन के बारे में। और वो क्या है? वो ये है उन्होंने कहा है कि ए सिग्निफिकेंट पार्ट, मैं कोट कर रहा हूं आर्थिक सर्वे से, ए सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ दिस इन्फ्लेशन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय सप्लाई साइड बॉटलनेक्स in some of the essential commodities, precipitated by the delayed and sub-normal southwest monsoons, as well as drought-like conditions in some parts of the country. The delayed and erratic monsoons may also have prevented the seasonal decline in prices normally seen during the period October to March for most food articles other than wheat from setting in. At the same time, and this is significant, at the same time it could be argued that excessive hype about Kharif crop failure, not taking into account the comfortable situation in respect of food stocks and the possibility of an improved Rabi crop, may have exacerbated inflationary expectations. हाँ? क्या कहा कि an excessive hype about the failure of the Kharif crop. Excessive hype may have exacerbated the inflationary expectations. और फिर ये कह रहे हैं, encouraging hoarding and resulting in higher inflation in food items. This is supported by the estimates on shortfall of production, etc., etc. और उसके बाद शुगर के बारे में भी उनका यही कहना है कि शुगर इकोनॉमी में भी ठीक यही हुआ जिसकी वजह से ये समस्या पैदा हुई।
मैं बहुत अदब के साथ वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब उनका स्वयं का इकोनॉमिक सर्वे ये कहता है कि एक्सेसिव हाइक होने की वजह से इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस बढ़े और इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस बढ़ने के चलते लोगों ने होर्डिंग किया, तो उसके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है, इसके लिए जिम्मेदार मुलायम सिंह जी हैं, इसके लिए जिम्मेदार शरद यादव जी हैं। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? इसके लिए सीधे सरकार जिम्मेदार है। किसने किया इसको? और इसमें मैंने कहा कि बहुत चतुराई क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि ये सारी चतुराई एक आदमी को घेरने के लिए ही सरकार, एक आदमी को घेरने के लिए जो यहां बैठते हैं, आज हाउस में नहीं है, श्री शरद पवार, उनको घेरो, सारा दोष उनके मत्थे मढ़ दो और साफ बाल बाल बच जाओ। ये हम लोगों का मानना है कि अगर यहां पर महंगाई है तो सारी सरकार उसके लिए जिम्मेदार है। कौन है अध्यक्ष कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइसेस का? प्रधानमंत्री जी अध्यक्ष हैं। किसका काम है ये सब देखना, सबको कोऑर्डिनेट करना? प्रधानमंत्री जी का दायित्व है, एक मंत्री का दायित्व नहीं है। और इसीलिए यूपीए अलायंस में जो राजनीति चल रही है, हम लोग भी समझते हैं उसको, और ये खेल बार बार खेला जाता है कि एक किसी को रेलवे आए तो ममता जी को फंसा दो। हाँ, ममता जी पे डालना चाहते Please, please stop cross-talk, please. Honorable member, please continue. Please don't disturb. Please, please. नहीं, वो उनका ट्विटर इस पर Honorable member, please refer to the chair, please. Continue. ट्विटर इस पर कुछ नहीं है। महंगाई पर शशि थरूर जी ने ट्विटर में कुछ उक्ति नहीं व्यक्त की है, इसलिए उनका नाम नहीं ले रहा। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि कोई भी अगर आंख खोलकर देखता इस पूरी परिस्थिति को, जो आर्थिक परिस्थिति है, तो क्या कहता? सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी समस्या इस समय देश में महंगाई की है। उसका जिक्र होता, उसके उपाय बताए गए। नंबर 2, जो देश में कृषि के क्षेत्र में संकट है, उसका जिक्र होता और उससे निपटने के समुचित उपाय बताए गए होते। और उसी के साथ साथ इस बात का भी जिक्र होता है, जो वित्त मंत्री जी ने बाद में अपने भाषणों में कहा, कि ये जो ग्रोथ, आर्थिक विकास दर, जिसके ऊपर हम इतना उत्सव मना रहे हैं कि 7.2% इस साल होगा और 6.1% पहला क्वार्टर में था, 7.9% सेकेंड क्वार्टर में हुआ, तो हमने कहा अब तो हम उड़ गए, अब तो देश कितनी तेजी से आगे बढ़ेगा। और जिस दिन वित्त मंत्री जी बजट पेश कर रहे थे इस सदन में, उसी दिन खबर आई कि थर्ड क्वार्टर का ग्रोथ रेट मात्र 6% रह गया, मात्र 6%। मैं ये कह रहा हूं कि हमें ग्रीन शूट्स इकोनॉमी में मुझे भी नजर आ रहे हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन हम उत्सव मनाने लगे, हम ये कहने लगे कि हमने सारे संकट पार कर और हमने काबू पा लिया उसके ऊपर और अब हम डबल डिजिट ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये उत्सव मनाना जल्दीबाजी होगी। अब उसके बाद भी मैं सुन रहा हूं, सारे अर्थशास्त्री इस बात को मानते हैं कि 7.2% ग्रोथ रेट भी इस साल अचीव करने के लिए हमें लास्ट क्वार्टर में, जनवरी मार्च के क्वार्टर में लगभग 9% के विकास दर को हासिल करना पड़ेगा। अब कह रहे हैं कि हां हो जाएगा, हम भी देखेंगे, इसी सदन में होंगे, हो जाएगा तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि विकास दर कोई खाता नहीं है, खाता है रोटी, खाता है चावल, विकास दर नहीं कोई खाता। और इसलिए
आंकड़ों के माया जाल में आप फंसाइए कि यहां हम खाता है रोटी, खाता है चावल, विकास दर नहीं कोई खाता। और इसलिए आंकड़ों के माया जाल में आप फंसाइए कि यहां हम ले गए, वहां ले गए। गांव का जो गरीब है उसको इससे कोई संतोष नहीं होता है। और हाँ, तो इसलिए सभापति महोदय, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो चुनौतियां थी, खास करके दो चुनौतियां, महंगाई की चुनौती और अग्रेरियन क्राइसिस, जो कृषि का संकट है, इसका जितना महत्व इस बजट में होना चाहिए था उतना महत्व वित्त मंत्री जी माफ करेंगे, उन्होंने नहीं दिया है। आगे इस पर मुझे बोलने का मौका मिलेगा, 2-3 शब्द मैं और कहूंगा। अब मैं आता हूं इस बात पर कि मैंने इसी सदन में एक दफा कहा था विंटर सेशन में कि थोड़ा बहुत सब वित्त मंत्री आंकड़ों के साथ खेल करते हैं, थोड़ा बहुत खेल करते हैं। मैंने कहा था कि अगर 6.6 होता है तो हम कहते हैं कि यार किसी तरह उसको 6.4 कर दो, ताकि वो 2 कम हो जाएगा तो हम कहेंगे कि 6 है, 6.6 होगा तो हमको कहना पड़ेगा 7 है। इतनी इजाजत है, लेकिन उससे ज्यादा क्या हो रहा है सभापति महोदय? ज्यादा ये हो रहा है कि एक तो उन्होंने 12.5% नॉमिनल ग्रोथ रेट अशूम किया है बजट में अगले साल के लिए, और रेट ऑफ इन्फ्लेशन कितना अशूम किया है? मात्र 4%। इसलिए 31 मार्च जब आएगा तो मैं इस सदन के माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूं कि तब अचानक 1 अप्रैल से सस्ती आ जाएगी इस देश में। अचानक 12 बजे रात को कांटा घूम जाएगा और सस्ती आ जाएगी, क्योंकि अगले साल 4% होना है, ये वित्त मंत्री जी ने फैसला कर दिया है। और 4% अभी है 8.56, और जितने अर्थशास्त्री इसके बारे में आकलन कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि 31 मार्च आते आते ये डबल डिजिट में जाएगा। होलसेल प्राइसिंग, फूड ग्रेन प्राइसिंग तो ऑलरेडी 20% के आसपास है, तो ये डबल डिजिट में जाएगा, ये 10% क्रॉस करेगा, 12% को भी छू सकता है। ये स्थिति पैदा होने वाली है। तो इनके जो होलसेल प्राइसिंग, इनके जो आंकड़े हैं, वह आंकड़े अगले वित्तीय वर्ष के लिए कहां तक सही साबित होंगे ग्रोथ और इन्फ्लेशन के टर्म्स में, इस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जब तक कि जैसा मैंने कहा कि 1 अप्रैल को सचमुच में अप्रैल फूल डे को हम सब अप्रैल फूल नहीं बन जाते। दूसरा, क्या वित्त मंत्री जी ने कहा है, ये तो पुरानी चाल है ना, जो उस मंत्रालय में काम करता है वो जानता है इस बात को कि भाई आप ये काम कर चुके हैं कि तुमको राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट अगर कम दिखाना है तो बहुत सीधा उपाय है। क्या सीधा उपाय है? आमदनी को बढ़ा के दिखाओ, आमदनी को बढ़ा के दिखाओ और खर्चे को छोटा कर दो। खर्चे को छोटा कर दो, आमदनी बढ़ा दो तो घाटा कम हो जाएगा। तो घाटा की चिंता वित्त मंत्री जी को थी, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने टोटल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्सपेंडिचर है 11 लाख करोड़ से ऊपर, उसमें इन्होंने दिखाया है कि अगले साल जो ग्रोथ होगा एक्सपेंडिचर में, वह होगा सिर्फ 8.5% ग्रोथ इन एक्सपेंडिचर। अब मैं देख रहा था पिछले 4 साल के आंकड़े हैं, 2006-2007 में द ग्रोथ इन टोटल एक्सपेंडिचर was 15.35%. Next year it was 22.10%. उसके अगले साल it was 24% और उसके अगले साल it was 15.5%. ये खर्चा हुआ, और 2 साल जब ये 22% और 24% गया तो वो 2 साल चुनाव के साल थे। तो उसके बाद भी जो इस साल है, जो 31 मार्च को खत्म होगा,
उसमें 15.5% ग्रोथ रेट होगा अकॉर्डिंग टू द रिवाइज एस्टिमेट। अगले साल कितना, उसका आधा कर दिया, 8.5%। ये वित्त मंत्री जी अगर इस सदन को विश्वास में लेकर बताएं कि हम कैसे करेंगे तो हम मानने को तैयार हैं। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में सिर्फ 6.5% की वृद्धि दिखाई दी। ये जो पुराने आंकड़े मैं आपको दे रहा था, ये सिद्ध करने के लिए दे रहा था कि ऐसा कंप्रेशन इन एक्सपेंडिचर कभी हुआ ही नहीं, तो कैसे होगा। और उसके बाद आप देखिए कि ग्रोथ इन रेवेन्यू रिसीट, टोटल रेवेन्यू रिसीट जो गवर्नमेंट का है वह अगले वित्तीय वर्ष में वित्त मंत्री जी के बजट के अनुमान के अनुसार 18% से ज्यादा से ग्रो करेगा, 18% से ज्यादा बढ़ेगा। अगर वह 18% से ज्यादा बढ़ेगा तो हम लोग देखें पिछले 10 वर्षों का आंकड़ा निकाल के मैंने, और 10 वर्षों के आंकड़े में मैंने देखा कि सिर्फ 2 साल 2006 और 2007 में और 2007-2008 में, इन्हीं दोनों वर्षों में यह 18% के आंकड़े को क्रॉस कर पाया है, जबकि अर्थव्यवस्था का ग्रोथ जो था वह 9.7% था और 9.2%। दोनों साल अर्थव्यवस्था 9% से ज्यादा से ग्रो करी और तब हमने 18% से ज्यादा इजाफा किया रेवेन्यू रिसीट्स में। अब और ये मैं बताना चाहता हूं आपको सभापति महोदय कि ये ग्रोथ जो था इट वाज लार्जली ऑन अकाउंट ऑफ द ग्रोथ इन द इंडस्ट्रियल इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, इन द सर्विसेज सेक्टर ऑफ द कंट्री, which are the revenue yielding sectors of our economy। आप जानते हैं कि कृषि से दूसरे तरह का फायदा होता है, लेकिन सीधे कृषि से योगदान नहीं मिलता है टैक्स रियलाइजेशन। अगले वर्ष क्योंकि इस साल कृषि सबड्यूड रही है, कृषि का ग्रोथ रेट, तो कृषि का ग्रोथ रेट होगा शायद, अगर जैसे कि इंद्र भगवान से उन्होंने प्रार्थना की है और हम सब प्रार्थना कर रहे हैं कि देश को बचाओ इंद्र भगवान और अच्छी बारिश हमको दो, अच्छा मानसून दो। अगर वह हो जाता है तो कृषि का योगदान काफी होगा और उससे बढ़ेगा। इंडस्ट्रियल इकोनॉमी और सर्विसेज सेक्टर का ग्रोथ हैज स्टिल गॉट ए क्वेश्चन मार्क। तो इसलिए 18% ग्रोथ इन रेवेन्यू एंड 8.5% मात्र ग्रोथ इन एक्सपेंडिचर, ये मैं मानता हूं कि ये आंकड़े सही नहीं हैं और इसलिए वित्त मंत्री जी ने जो फिस्कल डेफिसिट दिखाया है एट 5.5%, जिससे सब लोग बहुत खुश हुए और मार्केट तो स्टॉक मार्केट वेंट इनटू ए टिजी कि वाह 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 क्या बढ़िया फिस्कल डेफिसिट कंप्रेशन हुआ है अगले साल के बजट में। और 5.5% वित्त मंत्री जी ने भी कहा, हमसे 13th फाइनेंस कमीशन ने कहा 5.7% करो, उससे भी बेहतर करके हमने अगले साल दिखाया है, इट विल बी ओनली 5.5%। और वित्त मंत्री जी इस बात को कहीं न कहीं गौन कर गए कि उसी 13th फाइनेंस कमीशन ने यह भी कहा है कि रेवेन्यू डेफिसिट शुड बी 4%, जो कि आपने अधिक दिखाया है। तो पूरा मिलाकर जो बजट का अनुमान है, जो बजट के आंकड़े हैं, मैं बहुत अदब के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि उस पर सहसा विश्वास नहीं किया जा सकता है और उसको अचीव करना बहुत ही मुश्किल होगा। अब उसके बाद बजट में इस सरकार ने कहा था 2004 में, जब पूर्ववर्ती मंत्री थे वित्त के, उन्होंने 2004 के बजट में कहा था कि हम इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई कैप को 49% तक ले जाएंगे। उन्होंने पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए बिल भी लाया था पार्लियामेंट के सामने। उन दोनों चीजों का जिक्र वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में नहीं किया।
अगर सरकार उससे पीछे हट गई तो मुझे उसमें कोई एतराज नहीं है। सरकार उठ के कह दे कि इंश्योरेंस में एफडीआई को 49% ले जाना अब हमारा प्रायोरिटी नहीं है, प्राथमिकता नहीं है, मान लेंगे। और मैं यहां बताना चाहता हूं इस सदन को विश्वास में लेकर कि उस बिल को इस सदन के सामने मैं ही लेकर आया और मैंने कहा था उस समय कि 49% इसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अनुमति मिले, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध किया। कांग्रेस पार्टी के साथ जब हम लोगों की बातचीत हुई, क्योंकि दूसरे सदन में हमारा बहुमत नहीं था, उनके सहयोग की आवश्यकता थी, तो उन्होंने हमारे सामने शर्त रखी इस बात की कि नहीं, तुम इसको 26% पर ले आओ। और 26% पर हमको मानना पड़ा कि ठीक है, हम 26% करते हैं। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने सहसा उनको ज्ञान आया कि नहीं, ये 49% होना चाहिए। उसके बाद बहुत सारी और उसमें दिक्कतें पैदा हुई। अब मैं जानना चाहता हूं वित्त मंत्री जी कि क्या उन्होंने उस बात को छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया, तो हम लोग उस पर ताली बजाएंगे कि बहुत खुशी की बात है कि आप उसको 26% पर ही रोक रहे हैं। दुनिया भर में इंश्योरेंस कंपनीज में जो संकट आया है उसको देखते हुए आज के दिन आप इसको नहीं बढ़ाना चाहते। लेकिन पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का जहां तक सवाल है, ये इसका स्टैट्यूटरी बैकिंग होना बहुत जरूरी है। आज आपका जो पेंशन फंड अथॉरिटी है वो बिना किसी कानून के बैकिंग के चल रहा है और 1 जनवरी 2004 से सारे सरकारी पदाधिकारियों की और एम्प्लॉइज का पैसा जो है वो प्रोविडेंट, ये जो पेंशन का पैसा जमा हो रहा है उसको मैनेज करने का काम वो अथॉरिटी कर रही है। लेकिन सब कुछ नॉन स्टैट्यूटरी बेसिस पर है। आपने लाया उस बिल को, आपने ऑर्डिनेंस पास किया, लेकिन हमारे मित्र जो यहां बैठते हैं वामपंथी दलों के, उनके एतराज पर आप पीछे हट गए और इस बजट में आपने उसका कोई जिक्र नहीं किया है। तो मैं जानना चाहता हूं किस पर आपका स्टैंड आज के दिन क्या है। और बहुत सारी बातें कही, लेकिन एक बात, एक घोषणा जो वित्त मंत्री जी ने की है वह है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। उसके बारे में यहां पर कुछ वो स्पष्टीकरण दें, कुछ क्लैरिफिकेशन दें कि आरबीआई और दूसरे जो फाइनेंशियल सेक्टर के रेगुलेटर्स हैं उन सबके बीच में इसकी क्या भूमिका होगी, क्या रोल होगा। अब टैक्सेशन साइड में वित्त मंत्री जी ने कहा कि हम लाएंगे, कहां गया हम टैक्सेशन साइड में उन्होंने पिछले साल कहा था अपने बजट भाषण में कि जीएसटी को 1 अप्रैल 2010 से हम लागू करेंगे। फिर तैयारी नहीं हो पाई। हम लोगों ने भी इसके बारे में चिंता की, लोगों से बातचीत की कि भाई तैयारी कैसी है सरकार की, क्या जीएसटी 1 अप्रैल 2010 से लागू हो सकता है? पता चला नहीं लागू हो सकता है। तो हम लोगों ने सरकार के सामने सुझाव दिया कि इसको आगे बढ़ाओ, लेकिन वर्ष के मध्य में इसको मत लागू करना। कुछ लोगों का सुझाव था 1 अक्टूबर से लागू करो, नहीं। और मुझे खुशी है कि वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा कि हम 1 अप्रैल 2011 से इसको लागू करेंगे। बहुत सारे संकट अभी भी हैं और कोई इस बात को ज्यादा नहीं जानता है प्रणब बाबू से कि कितने संकट हैं, कितने सवाल हैं जो अभी भी जिन पर फैसला नहीं हुआ है, और उन सारे सवालों पर फैसला करना पड़ेगा। उनको कार्यान्वित करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। उसको कार्यान्वित करने के लिए हर राज्य को कानून बनाना पड़ेगा और तब जाकर वो लागू हो पाएगा। इसलिए शायद 12 महीने का समय भी आज के दिन भी इसके लिए कम है। और मैं कह रहा हूं वित्त मंत्री जी से कि तत्परता के साथ अगर इसमें काम नहीं हुआ, इसमें अगर गति नहीं दिखाई गई, तो शायद 1 अप्रैल 2011 भी हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। उसी तरह डायरेक्ट टैक्सेस कोड के बारे में वित्त मंत्री जी के इस
इस घोषणा का हम स्वागत करते हैं कि उन्होंने कहा 1 अप्रैल 2011 से लागू करना चाहते हैं। डायरेक्ट एक्सेस कोड को आपने इशू किया एज ए ड्राफ्ट पेपर। ड्राफ्ट पेपर पर सब लोग विचार कर रहे हैं, हमारी पार्टी ने भी विचार किया, हमारा एक प्रतिनिधि मंडल भी जाकर आपसे मिला और हम लोगों की जो चिंताएं हैं उसको हमने आपके सामने रखने का काम किया है। मुझे नहीं पता दूसरे राजनीतिक दलों ने इसमें कितना काम किया है, लेकिन एक जिम्मेदार प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते हम लोगों ने अपनी चिंता आपके सामने लिखित रूप से व्यक्त की है और मुझे लगता है कि सही चिंता है, उसको आप ध्यान में रखेंगे इसको सामने फाइनलाइज करने के बाद। लेकिन इसमें भी देखिए वो तैयार होगा जब, उसके बाद शायद इस सत्र में तो नहीं आए, मॉनसून सत्र में उसको रखा जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन है कि उसको स्टैंडिंग कमेटी के सामने जाना चाहिए, वहां जाएगा, फिर स्टैंडिंग कमेटी से आएगा, तब जाकर हो सकता है कि अगले बजट सेशन में वो यहां पर पास होने के लिए आए। वहां पर भी अगर तत्परता नहीं दिखाई गई, अगर गति नहीं दिखाई गई, जल्दी नहीं दिखाई गई, तो उसमें भी दिक्कत हो सकती है 1 अप्रैल से लागू करने में। अब मैं आपसे सभापति महोदय ये कहना चाहता हूं कि हमें जहां एक ओर इस बात की चिंता है कि इन्फ्लेशन जो है वो आम आदमी को पीस रहा है, वो उसकी चक्की में पिस रहा है, वहीं दूसरी ओर जो ये इन्फ्लेशन हुआ उसके बारे में राय अलग अलग है। वित्त मंत्री जी की राय है, जो इन्होंने कहीं कहीं कहा है कि लोगों ने ज्यादा खाना शुरू कर दिया, इसलिए अनाज का संकट हो गया। ये राष्ट्रपति बुश ने भी कहा था, राष्ट्रपति बुश ने भी कहा था कि विकासशील देशों में लोग ज्यादा अनाज खाने लगे, इसलिए संकट हो गया अनाज का। इसलिए कम खाओ, भूखे रहो, प्रभु का गुण गाओ, तब अनाज का संकट नहीं होगा। इसी सदन में बोलते हुए मैंने एक बार कहा था सभापति महोदय कि इस बार भी ठीक है खरीफ के प्रोडक्शन में कमी आई। उस दिन सुषमा जी जब बजट ये महंगाई के ऊपर बोल रही थी, उन्होंने भी इस बात को रखा। कितनी कमी है? 17 मिलियन टन, 18 मिलियन टन, इसी के बीच में सरकारी आंकड़े हैं। और सबसे जो ताज्जुब की बात है कि भंडार भरे हैं। ऑल इज वेल, भंडार भरे हैं। अभी मैंने देखा एक अखबार में, और ये इकोनॉमिक सर्वे में भी ये आंकड़े हैं कि गेहूं हो, चावल हो, चीनी हो, तीनों में करीब करीब 3 गुना ज्यादा है। जो भंडार में अनाज है उसका स्टॉक जो नॉर्मल प्रेस्क्राइब्ड है उससे 3 गुना ज्यादा है। 3 गुना ज्यादा होते हुए भी, अरे बाप रे, काला चश्मा हमने देखा ही नहीं था, डर गया। 3 गुना ज्यादा है, तो ये मार्केट में क्यों नहीं जा रहा? क्यों एक संकट है इस बात का कि मार्केट में सप्लाई कम है? वित्त मंत्री जी ने हम लोगों को समझाया था कि सप्लाई डिमांड का सवाल है। डिमांड अगर बढ़ा है और आपके पास खाद्यान्न है 3 गुना ज्यादा, तो आप उसको, जैसे कि गेहूं में अगर 82 लाख टन था, तो सरकारी खरीद में कुल स्टॉक 230 लाख टन है। 230 लाख टन, 23 मिलियन। चावल का अगर 118 होना चाहिए लाख टन, तो 242 लाख टन। चीनी का 184 लाख टन का स्टॉक है, फिर भी बाजार में कमी है। अच्छा, उसके बाद सरकार ये कहती है कि भाई
राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं, मेरे सब कोई जिम्मेदार। शरद पवार जिम्मेदार हैं, राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं, होल्डर्स और प्रॉफिटियर्स जिम्मेदार हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां जिम्मेदार हैं, राष्ट्रपति बुश जिम्मेदार हैं, अब ओबामा जिम्मेदार हैं, सब लोग जिम्मेदार हैं। हम नहीं जिम्मेदार, हम ही जिम्मेदार अकेले नहीं, बस बाकी Honorable member, सारी दुनिया। Please don't disturb. I सारी see you all the दुनिया time जिम्मेदार। walking and disturbing others. Please, please मैं continue. सभापति जी आपसे ये कहना चाहता हूं और आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, ये माल बाजार में क्यों नहीं जा रहा है? आखिर क्यों नहीं जा रहा है? इन्होंने कहा राज्य सरकारें क्यों जिम्मेदार हैं? क्योंकि उन्होंने होल्डर्स और प्रॉफिटियर्स के खिलाफ, जमाखोरों और मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। तो वो सुषमा जी ने उस दिन यहां रखा कि साहब 83%, 83% जो रेट्स इस मुल्क में हुए हैं जमाखोरों के खिलाफ और मुनाफाखोरों के खिलाफ, वो नॉन यूपीए स्टेट गवर्नमेंट्स में हुए, नॉन यूपीए स्टेट गवर्नमेंट। ओनली 17% रेट्स हैव बीन कैरिड आउट इन द यूपीए रूल्ड स्टेट्स। कौन जिम्मेदार है? आप अपने ही पांव पर क्यों कुल्हाड़ी मार रहे हैं राज्यों को जिम्मेदार बताकर? तो ये वहां पर स्थिति है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसमें अगर तुरंत कदम नहीं उठाए गए तो स्थिति और बदतर होने की पूरी संभावना है। और आपने जो छूट दिया टैक्स में, वो किसको दिया है? जो आपने 26,000 करोड़ रुपया सरकारी रेवेन्यू डायरेक्ट टैक्सेस में कम दिखाया, सैक्रिफाइस किया, वो किसके लिए किया? जो इस मुल्क में 3 लाख से 8 लाख रुपया सालाना कमाते हैं। 3 लाख रुपए का मतलब वो 25,000 रुपया प्रतिमाह। 25,000 रुपया से लेकर लगभग 70,000 रुपये तक जो कमाता है प्रति माह, उसको आपने छूट दी है। और साल भर में 50,000 रुपये की छूट 8 लाख की आमदनी वालों को हो जाएगी। और आपने जो कदम उठाए हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस में और पेट्रोल और डीजल में, उससे और सर्विस टैक्स में, उससे आपको 46,500 करोड़ रुपया आ रहा है। ये सबको देना है। ये गरीब से गरीब व्यक्ति जो है इस मुल्क में, उसको भी देना है। आम आदमी की सरकार है। सर, आपने कहा है अपने बजट भाषण के अंत में, दिस बजट बिलोंग्स टू आम आदमी। तो मैं ये सोच रहा था कि आम आदमी की आखिर परिभाषा क्या है? हो सकता है कि नहीं यूपीए की परिभाषा हम लोगों से भिन्न हो। तो अब ये क्लियर हो गया ना कि यूपीए के आम आदमी की परिभाषा है जो 25,000 रुपया प्रति माह से ज्यादा कमाता है, वह आम आदमी है, उसको छूट दो, उसको छूट दो। और जो 25 रुपया एक दिन में कमाता है बेचारा, उसको लूट लो। उसमें यहां से वहां तक जितनी, अब मैं महंगाई का जिक्र क्यों कर रहा था? इसलिए कि अगर महंगाई की समस्या को वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में एक महत्वपूर्ण समस्या मानी होती तो उसके उपाय होते। तो यहां तो उल्टा ही हुआ, यहां उल्टा ही हुआ। और 3 कदम इन्होंने अपने बजट में ऐसे उठाए हैं जिससे देश में महंगाई बढ़ेगी। कौन कौन? ये हो रहा था सब लोग, और खास करके जो पिंक पेपर्स थे उसमें बड़ी चर्चा हो रही थी, स्टिमुलस रोल बैक होगा कि नहीं रोल बैक होगा। स्टिमुलस में एक था कि इन्होंने सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को कम कर दिया था। तो सब लोग उम्मीद कर रहे थे कि उसको बढ़ाएंगे, बढ़ाया भी इन्होंने 2%। अब जब उन्होंने कम किया था, वित्त मंत्री जी से मैं जानना चाहूंगा, तो उस कमी में महंगाई क्या कम हो गई थी इस देश में? किसी ने कीमत नहीं घटाई। हो सकता है कि कीमत की बढ़त की दर में कुछ कमी आ गई हो, लेकिन कीमत घटी नहीं। जब इन्होंने 5% आयात शुल्क कम किया पेट्रोलियम क्रूड पर, तो कीमत नीचे नहीं आई। लेकिन
जब इन्होंने बढ़ाया 2% और उन्होंने 5% आयात शुल्क पेट्रोलियम क्रूड का बढ़ाया और 1 रुपया डीजल के ऊपर और 1 रुपया पेट्रोल के ऊपर बढ़ाया, तो उससे सभापति महोदय बाजार में आग लग गई। और उसके बाद सर्विस टैक्स के दायरे में इन्होंने ले आए रियल एस्टेट को कि कोई अगर अपना फ्लैट खरीद रहा है और किस्त में पेमेंट कर रहा है तो उसको 10.33% सर्विस टैक्स देना पड़ेगा, जो कि उसकी कीमत को और बढ़ाएगा। तो सर्विस टैक्स के चलते, पेट्रोल खास करके डीजल प्राइस हाइक के चलते और इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो इन्होंने चेंज किया, उससे क्या हुआ? मैं मुंबई में था एक हफ्ते पहले, वहां मैंने अखबार में पढ़ा सीमेंट की कीमत 12 रुपये प्रति बैग बढ़ गई। 12 रुपये प्रति बैग। स्टील की कीमत बढ़ गई। फर्टिलाइजर की कीमत इन्होंने स्वयं ही कही है कि बढ़ाएंगे 1 अप्रैल से। अब हमारे पता नहीं डीएमके के मित्र यहां बैठे हैं कि चले गए, बालू जी, इन्हीं के कैबिनेट के मिनिस्टर, उनका एक बयान अखबार में छपा, फर्टिलाइजर मिनिस्टर एमके अलागिरी का। उसमें उन्होंने कहा कि मैं इसका विरोध करता हूं, ये जो फर्टिलाइजर की कीमत बढ़ाने जा रहे हैं यूरिया की, उसका मैं विरोध करता हूं और विरोध करता रहूंगा। अब ये सरकार कैबिनेट की कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी के आधार पर कैसे चल रही है, उसकी चिंता हम लोगों को नहीं करना है, इनको करना है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कैबिनेट का एक मंत्री विपक्ष से सहमत होता है कि ये गलत है। हुआ है क्या? जो इसमें इकोनॉमिक पॉइंट है वो ये है कि एज ए रिजल्ट ऑफ दीज 3 स्टेप्स द प्राइसेज ऑफ ऑल द इंटरमीडिएट गुड्स इन आवर इकोनॉमी विल गो, जो कि दूसरे सामान को बनाने में जिनकी खपत होती है, जैसे यूरिया कृषि पदार्थ, कृषि उत्पादन में जाता है, जैसे स्टील और सीमेंट बिल्डिंग बनाने में जाता है, जैसे कि और भी कई चीजें, कोल के ऊपर इन्होंने ग्रीन फंड बनाया। मुझे कोई लड़ाई नहीं है उससे, ग्रीन फंड बनाइए आप, लेकिन ग्रीन फंड में आपने कोयले के ऊपर 50 टन का शुल्क लगा दिया, 3,000 करोड़ रुपया उससे आएगा। सर्विस टैक्स रेलवे के ऊपर डाल दिया, ममता जी कह रही थी इसी सदन में 6,000 करोड़ रुपया वहां उनके ऊपर ये हो गया। तो ये सारा कुछ जो है, इसके चलते इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर उसमें प्राइसेज में वृद्धि होगी, और इंटरमीडिएट गुड्स में वृद्धि होगी तो सब चीजों में वृद्धि होगी। कोयला की कीमत बढ़ गई ना, इलेक्ट्रिसिटी महंगा हो गया। या तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स घाटा से हैं या इलेक्ट्रिसिटी महंगा करें, तो एवरीथिंग, ट्रेन ट्रैवल महंगा हो गया, फ्रेट महंगा हो गया, बस ट्रैवल महंगा हो गया, कृषि के पदार्थ महंगे हो गए, सीमेंट महंगा हो गया, स्टील महंगा हो गया, खाद्यान्न महंगा हो गया, आलू प्याज। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो यहां पर बहुत बात होती है कि फॉरवर्ड मार्केट कमोडिटी एक्सचेंज, मुझे आश्चर्य हुआ आप ही के इकोनॉमिक सर्वे इस बात को देखकर कि व्हीट आज भी इज बीइंग ट्रेडेड इन देयर कमोडिटी एक्सचेंज। क्यों आपने गेहूं के ऊपर से नहीं उठाया उसको? एसेंशियल कमोडिटी है, रोजमर्रे की चीज है। मैं चाहूंगा कि वित्त मंत्री जी सदन में जब जवाब दें तो जरूर इस बात को कहें कि कमोडिटी एक्सचेंजेस में व्हीट फॉरवर्ड ट्रेडिंग के ऊपर हम इमीडिएट ये लाने जा रहे हैं, रोक लगाने जा रहे हैं। अब आप देखिए कि मैं देख रहा था जब वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया और प्रधानमंत्री जी सऊदी अरेबिया से लौट रहे थे, तो उन्होंने प्लेन में बात करते हुए अपने एयरक्राफ्ट में कहा, जो कि अंडर कोट्स छपा है कई अखबारों में, उन्होंने क्या कहा, बहुत ध्यान से सुनिए। एनी इंक्रीज इन प्राइसेस does hurt some people. No sir, it hurts everyone. No, it hurts poor people. Any increase in prices does hurt some people. We have to take a long term view. अब वो चुनाव जीत गए तो long term view. We cannot save people from inflation if we follow populist fiscal policies all along.
sooner or later these populist policies, if persisted with for a long time, will lead to policies, if persisted with for a long time, will lead to erosion in the investment climate and other things. If followed for a long time, persistent अगर हम ये करें तो हुआ क्या? हुआ ये कि जब चुनाव होने वाले थे, सबको जानता था 2009 में चुनाव होंगे, तो इन्होंने बेइंतहा वृद्धि की अपने खर्चे में, बेइंतहा, और उसमें एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट भी शामिल था। और उसके बाद इनके भाग्य से क्या हुआ कि वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया। अब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जब हो गया तो इन्होंने के जितने एक्सेसेस थे उसको इन्होंने छुपाने का प्रयास किया अंडर द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। वो एक ढाल बन गया, एक चादर ओढ़ कर बैठ गए और कहने लगे हम जो कुछ कर रहे हैं। मेरे पास यहां पर कोटेशन है इनके पूर्ववर्ती मंत्री का, जिसमें 2008 के बजट को पेश करते समय दूर दूर तक इस बात का कोई संकेत नहीं था कि उनके दिमाग में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है। और अब ये इसमें क्या कह रहे हैं, मुझे अफसोस है कि ये डॉक्यूमेंट जो है, दिस सपोज टू बी इकोनॉमिक सर्वे, ए वेरी प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट, वो कह रहे हैं 2008-2009 में और 2009-2010 में जो भी घाटा हुआ हमारे बजट के अंदर, उसको आप स्टिमुलस मान लीजिए। अरे कैसे मान लें स्टिमुलस? जबरदस्ती है कि 3.7% बढ़ गया, इतना बढ़ गया तो उसको स्टिमुलस मान लीजिए। नहीं, मेरा मानना है, मैं इसको पूरी जिम्मेदारी के साथ इस सदन में कह रहा हूं कि इस सरकार ने ये सारे कदम सिर्फ चुनाव जीतने के लिए उठाए थे, सिर्फ चुनाव जीतने। और जब चुनाव खत्म हो गए तो अब हमारे प्रधानमंत्री जी को फिस्कल डिसिप्लिन याद आ रहा है। नहीं यार, ये करना नहीं चाहिए। क्यों? हमारे यहां बिहार में और झारखंड में एक कहावत है कि भइल बियाह मोर करबा का, यानी कि शादी होगी अब क्या करें, भइल बियाह अब करबा का। हम तो चुनाव जीत गए, अब रगड़ो उस जनता को। हम लोगों का अगर मौलिक मतभेद है तो इस बात से है कि फिर आप 4 साल के बाद जब अंतिम साल आएगा, उसके पहले वाला साल आएगा, आप फिर खजाना खोल देंगे, फिर लोगों को बेवकूफ बनाएंगे, फिर कहेंगे स्टिमुलस है, स्टिमुलस है। ये सारा जो आर्थिक सर्वे है ये कहता है कि जिस ग्रोथ रेट पर आप गर्व मना रहे हैं, दैट इज ऑल कंजम्पशन लेड ग्रोथ, सिर्फ कंजम्पशन लेड ग्रोथ। और उसमें इनका कहना है कि वो कंजम्पशन लेड ग्रोथ जो हुआ है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट आपने सरकारी खजाने को खोला। इट्स नॉट इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ एंड नो ग्रोथ कैन बी सस्टेनेबल विदाउट इन्वेस्टमेंट प्लेइंग ए रोल इन दैट ग्रोथ, एन इंपॉर्टेंट रोल इन दैट। तो आपका जब खजाना प्रधानमंत्री ने कह दिया अब हम हाथ पीछे खींचेंगे तो आपका जो कंजम्पशन लेड ग्रोथ है वो खत्म होगा। हाउ इज इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ गोइंग टू पिक अप? दिस इज द इश्यू। क्या इसमें वीरभद्र जी यहां बैठे हैं, 10-20 स्टील प्लांट नए लगने वाले हैं क्या? एंड दैट ब्रिंग्स मी टू कोर इंडस्ट्रीज एंड टू इंफ्रास्ट्रक्चर। 5 साल में विच इज द बिग टिकट आइटम ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर दैट द यूपीए गवर्नमेंट हैज डन? रोड का हम लोगों ने शुरू किया, नेशनल हाईवे, दे स्लोड इट डाउन। हम लोग कहा नदियों को जोड़ो, वो उसको उन्होंने भुला दिया। कहीं पर भी बिग टिकट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, 4 सेक्टर डेवलपमेंट, पावर का ले लीजिए, हम लोग कितने पीछे चले। संकट है आज पूरे देश में। और मैं जब राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण की बात कर रहा था, सभापति महोदय, मेरे एक कार्यकर्ता की हत्या हो गई मेरे क्षेत्र में, नक्सलियों ने मार दिया उसको। मैं गया उस गांव, वो गांव कवर्ड है अंडर दी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम। राजीव गांधी जी की, स्वर्गीय राजीव गांधी जी का बोर्ड के नाम का लगा हुआ है, उनकी फोटो भी है। धीरे धीरे अंधेरा हुआ,
और मैं आपसे कह रहा हूं सचमुच में इतना खूब अंधेरा मैंने जिंदगी में नहीं देखा। दूर दूर तक एक चिराग नहीं जल रहा, दूर दूर तक। और मैंने कहा कि इस गांव में बिजली है। उन्होंने कहा बिजली है लेकिन ट्रांसफार्मर इतना कमजोर है कि बल्ब जलता नहीं। ये है हाल। कागजों पर विद्युतीकरण हो गया। और इन्होंने कहा कि हम, प्रणब बाबू भी इस बात को मानते हैं कि हमने ज्यादा मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया किसानों को, इससे कीमतें बढ़ी एमएसपी के चलते। तो ये आंकड़े हैं कि आप देखिए 2004-05 में ये सरकार आई। 2004-05 में व्हीट का एमएसपी था 650 हो गया, 650। उसके पहले 10 रुपए से बढ़कर ये 640 था जब ये आए थे। उन्होंने 50 रुपए 10 रुपए बढ़ाया, 650 हुआ। उसके बाद 7-8 आया, उसमें अचानक जम करके 1000 पर चला गया। क्यों? क्योंकि चुनाव था। 2008-09 में 80 रुपया बढ़ा, 2009-10 में 20 रुपया बढ़ा। आप इसको उठाकर देखें, व्हीट को, पैडी को, कोर्स ग्रेन्स को, आप पाएंगे अगेन यहां पर भी कि चुनाव को ध्यान में रखते हुए बढ़ाया, चुनाव समाप्त हो गया, उसको फिर कंप्रेस कर दिया। मतलब निकल गया। हाँ? मतलब निकल गया तो हाँ, ऑल इज वेल। मैं गंभीरता से वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपके यहां जो इंफ्रास्ट्रक्चर का चैलेंज है, उस चैलेंज पर आपने बहुत नाम के वास्ते इसमें इंतजाम किया है। कहा क्या है? कहा है आई हैव प्रोवाइडेड ₹1,73,552 crore which accounts for 46% of the budget on infrastructure, total plan allocation। हम लोग ये बड़े खुश हुए, खूब ताली बजी उधर से, मेजे थपथपाई। 1,73,000 करोड़ दे दिया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ये नहीं बताया वित्त मंत्री जी ने कि पिछले साल की तुलना में ये कितना ज्यादा। और हमने इसमें, मैं देख रहा था कि रोड्स में इट इज ओनली 2,400 करोड़ द इंक्रीज। इन रेलवेज इट इज ओनली 950 करोड़। पिछले साल के बजट में वित्त मंत्री जी ने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जो ये इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड है, ये 1,00,000 करोड़ रुपए के स्कीम्स को सपोर्ट करेगी। 1,00,000 करोड़। इस साल वो क्या कह रहे हैं कि डिसबर्समेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू टच 9,000 करोड़ बाय द एंड ऑफ मार्च। वो 1,00,000 घट के 9,000 करोड़ मार्च के एंड तक हो जाएगा। टेक आउट फाइनेंसिंग की बात इन्होंने पिछले साल के बजट में की थी। टेक आउट फाइनेंसिंग हैज नॉट येट बीन इम्प्लीमेंटेड। द रूल्स आर बीइंग वर्कड आउट। हाँ, वो सारा कुछ, अब वो चाहे वो कृषि हो, चाहे वो इसमें हो, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे इरिगेशन हो, चाहे एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज हो, हर जगह इन्होंने प्रसाद की तरह उसको 300 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ यही बांटा। तो इससे कहीं पर भी कोई तरक्की नहीं होने वाली है। और मैं आपसे सभापति जी निवेदन करना चाहता हूं कि इन्होंने दूरदृष्टि की बात की है, लॉन्ग टर्म की बात की है। लॉन्ग टर्म में क्या होने वाला है? मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इफ देयर आर 2-3 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स which we did to speed up the economy, the first was we attacked interest rates in this country. आप जानते हैं, प्रणब बाबू इसके पहले भी वित्त मंत्री रहे हैं, कि one of the major ills from which our economy suffered was
absence of first class infrastructure and a very high cost economy जिसमें interest rates were 20-22%. हम लोगों ने उसके लिए इन्फ्लेशन को पहले कंट्रोल किया, एंड व्हेन वी वर एबल टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, देन विदाउट रिड्यूसिंग द रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट वी वर एबल टू कंप्रेस द रेट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड एडमिनिस्टर्ड इंटरेस्ट रेट्स एंड मार्केट का इंटरेस्ट रेट्स केम डाउन. राव जी, अगर आप इसके बाद बोलने वाले हैं तो कृपया नोट करें, फ्रॉम 14.5% टू अराउंड 6%. And this, along with the development of infrastructure and along with the boost that we provided to the housing sector, this is what has led to the growth of Indian economy. This is, मैं उम्मीद कर रहा था कि वित्त मंत्री जी वो जो एक छूट है इनकम टैक्स में हाउसिंग के लिए, जिसको 3 वर्षों में 15,000 करोड़ रुपया सालाना से मैं 1.5 लाख करोड़ रुपया सालाना कर लेता. By this is one step I ensured that anyone who was buying an apartment, a flat, will not be required to pay any interest up to about 10 lakhs. 10 लाख तक का वो अगर फ्लैट खरीद रहा है तो इंटरेस्ट का बर्डन उसके ऊपर नहीं आएगा. हमने इनकम टैक्स में उसको छूट दे दी है. एंड फॉर 7-8 years now, that figure of 1,50,000, despite rise in inflation and all that, remains static. उसको बढ़ाने की जरूरत थी, लेकिन रियल एस्टेट पर मैंने कहा कि इनकी मार पड़ी है, उसको एनकरेजमेंट कुछ नहीं पड़ा है. सीमेंट की कीमत बढ़ गई, स्टील की कीमत बढ़ गई और सर्विस टैक्स लग गया, तो इसलिए वो रो रहे हैं आप. और अगर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास नहीं किया इस देश में, अगर आपने हाउसिंग के थ्रू आर्थिक विकास दर को नहीं बढ़ाया, तो अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ेगी. कुछ भी आप कर लीजिए, वो 100-200 इधर उधर करने से कुछ नहीं होने वाला. तो ये अब इसके लिए क्या जरूरी है सबसे ज्यादा? इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है दैट द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन दिस इकोनॉमी हैज टू बी कंट्रोल्ड. इट हैज टू बी ब्रॉट डाउन. और वो अगर आपको आएगा, अब करने में सफल होंगे, देन यू विल हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू रिड्यूस इंटरेस्ट रेट्स. मार्केट में इंटरेस्ट रेट अपने आप रिड्यूस नहीं होगा, एंड यू गो बैक टू द बैड ओल्ड डेज ऑफ डिफरेंशियल रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, जो आप ही के प्रधानमंत्री जी ने, जब वो वित्त मंत्री थे, तो उन्होंने समाप्त किया था इस मुल्क में कि डिफरेंशियल रेट्स नहीं होंगे. इस क्षेत्र के लिए ये रेट, इस क्षेत्र के लिए ये रेट, तो दुनिया भर के रेट होंगे नहीं. आप एक ऐसी व्यवस्था बनाइए कि ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट रेट्स कम डाउन. अगर ये होगा तभी अर्थव्यवस्था में तरक्की आएगी, और अगर ऐसा नहीं होगा तो मुझे लगता है कि अर्थव्यवस्था में आप जो उम्मीद कर रहे हैं वो तरक्की नहीं आएगी. दूसरा जो बिंदु मैं रखना चाहता था, और शायद मेरा अंतिम बिंदु होगा, वो ये है कि आपने, हम सब ने इस बात पर बहुत फख्र किया, गर्व किया कि हमारा डोमेस्टिक सेविंग्स रेट जो है वो बढ़ते बढ़ते ईस्ट एशियन कंट्रीज के लेवल पर चला गया, 37%, 38%. और आपका जो इन्वेस्टमेंट का दर था वो भी बढ़ा. उसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऐड कर देते हैं तो इट्स ऑलवेज 1 or 1.5% मोर देन द डोमेस्टिक सेविंग्स रेट. नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज दैट, आप देखें इसी आर्थिक सर्वे को, डोमेस्टिक सेविंग्स रेट हैव फॉलन ड्रास्टिकली by 390 basis points in 1 year. By 390 basis points. उसमें 360 basis points is the reduction in the public sector, which is representative of the deficit in the government. ये लॉन्ग टर्म डैमेज हो रहा है इंडियन इकोनॉमी को. एंड इफ सेविंग्स रेट डोंट पिक अप, मुझे याद है प्रणब बाबू जब दूसरे हाउस में थे और हम लोग हमारे बजट के ऊपर बात करते थे, तो प्रणब बाबू से ही मैंने सीखा था कि नॉट ओनली ए हाई डोमेस्टिक सेविंग्स रेट बट दी आईकॉर, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, इनसे मैंने सीखा कि एफिशिएंसी ऑफ एयर इन्वेस्टमेंट क्या है.
ये आप अगर इंश्योर, सॉरी, ये अगर आप इंश्योर करेंगे तभी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर यह देश नहीं चलता। ये देश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से, सभापति महोदय, नहीं चलता है। ये देश चलता है, इस देश में बचत करने की जो परंपरा है उससे। ये देश चलता है यहाँ के लोगों के हाथों में जो ताकत है उससे ये चलता है। विदेशों की ताकत पर यह देश नहीं चलता। तो अगर हमने उनके हाथों को कमजोर कर दिया, कम खाएंगे तो कमजोर होंगे, कम कमाएंगे, और अगर उनको इस संकट में डाल दिया कि बचत हमारी कम हो गई, तो फिर इन्वेस्टमेंट के लिए गुंजाइश नहीं बचेगी। और जो आप कल्पना कर रहे हैं कि हम डबल डिजिट ग्रोथ की तरफ जाएंगे, माफ कीजिएगा, वो संभव नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमको ये कहते हुए जोर देके इस बात को मुझे कहना है कि जो आर्थिक संकट की चुनौतियां हैं उसकी तरफ अगर वित्त मंत्री जी का और सरकार का ध्यान नहीं गया तो देश और भी गहरे संकट में फंस सकता है। और एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा कि थोड़ा पेट्रोल डीजल भी इसमें बोलिए। नहीं बोले पेट्रोल डीजल पर, कैस्केडिंग इफेक्ट आएगा, हर चीज महंगी होगी। नहीं, जब मैं ये कह रहा था अंतिम बिंदु कि जब वित्त मंत्री जी ने अपने पार्ट बी ऑफ द बजट स्पीच में बोलते बोलते उन्होंने रेट बढ़ाने की बात की, हम लोग सुनते रहे। जब उन्होंने पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ाने की बात की तभी सारा विपक्ष, तभी स्वतः स्फूर्त ढंग से, स्पॉन्टेनियसली, किसी ने आपस में बातचीत नहीं की थी कि हम लोग वॉकआउट कर जाएंगे, हमको क्या पता बजट में क्या है। कोई पूर्व नियोजित नहीं। कुछ पूर्व नियोजित नहीं था। स्वतः सब लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अब ये असहनीय हो रहा है, इसलिए सदन से वॉकआउट कर जाओ। ऐतिहासिक वॉकआउट। और माफ कीजिएगा सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी भी माफ करेंगे, हमारे टीवी चैनल्स पर जो डिस्कशन होता है ना बजट के ऊपर, उसमें आपके जैसे हमारे जैसे लोग जाते हैं, उसमें टाई और सूट पहनकर लोग आते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, फिस्कल डेफिसिट दिस दैट, उसमें से कोई गरीब नहीं आता, किसी गांव वाले से कोई बात नहीं करता है, उससे नहीं पूछता है तुम बजट के बारे में क्या सोचते हो, मजदूर से बात नहीं करता, विद्यार्थी से बात नहीं करता, वो वहां पर बात होती है। उसमें मैंने सुना एक आदमी ने कहा इट वॉज अ डिस्गस्टिंग बिहेवियर ऑफ द ऑपोजिशन। मैंने उनसे पूछा कि भाई आपको तो बहुत इस पर डिस्गस्ट लगा, बहुत गुस्सा आया, लेकिन हम लोगों ने प्रणब बाबू को डिस्टर्ब तो नहीं किया ना। डिड वी डिस्टर्ब हिम? डिड वी से नो यू विल नॉट अलाउ यू टू रीड योर बजट स्पीच? नहीं, वी जस्ट विथड्रू फ्रॉम द हाउस। और एनीवन हु नोज पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस will agree that this is the right of the opposition, कि हम अगर नहीं सुनना चाहते हैं तो हम विड्रॉ करेंगे। और मैं अपने कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूं कि ठीक 26 फरवरी जिस दिन प्रणब बाबू ने यहां पर बजट पेश किया, उसके 2 दिन पहले गुजरात का बजट पेश हुआ था और गुजरात के बजट में कांग्रेस पार्टी जो है वो पूरी की पूरी वॉकआउट कर गई थी। तो अहमदाबाद के लिए वो ठीक है और दिल्ली के लिए ठीक नहीं है। तुम्हारा खून खून है, हमारा खून पानी है। हाँ, वहां डिस्गस्टिंग नहीं है। वी हैव प्लीज, वो आपके लेवल की बात नहीं है। सभापति प्लीज। महोदय,
Not to be recorded, not to be. आप देखिए, मैं किसी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो बहुत लोगों को बहुत मुश्किल हो जाए। हाँ, मल्टीनेशनल कंपनी की बात करो। उनको लगता है मेरा कहना यह है कि इसमें जो दावे किए हैं वित्त मंत्री जी ने, वो दावे सही नहीं हैं। मेरा कहना यह है कि उन्होंने एक तरफ आम आदमी को मारा है, दूसरी तरफ जो धनी है, संपन्न है, उनको और धनी बनाया है और संपन्न बनाया है। इन्होंने गांव गरीब की चिंता नहीं की है, इन्होंने किसान मजदूर की चिंता नहीं की है इस बजट में, और मध्यम वर्ग को भी बहुत लिमिटेड फायदा इस बजट से होगा। और ये जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि 26,000 करोड़ जो हमने छोड़ दिया है लोगों के पॉकेट में, उससे भारत की अर्थव्यवस्था, जिसमें 11 लाख करोड़ का इन्हीं का बजट है, 11 लाख करोड़ रुपए का, और $1 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी, उसमें 26,000 करोड़ से देश की अर्थव्यवस्था की इंजन धक 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 करते हुए आगे बढ़ जाएगी। तो मैं कहूंगा बहुत अदब के साथ, वित्त मंत्री जी, आपके अनुमान गलत है। इस बजट से आम लोगों की दुर्दशा और खराब होगी, उनकी जो तकलीफ है वो और बढ़ेगी, और जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है वो सही रास्ते नहीं होगा। अर्थव्यवस्था के ऊपर भी उसका असर पड़ेगा, और जो आपने आंकड़ेबाजी दिखाई है बजट में, वो सही सिद्ध नहीं होगा। और इसलिए हम लोग इस बजट का विरोध करते हैं और कहते हैं कि ये बजट आम आदमी का नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। All is not well.